अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस लेक्चर में हमने वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिस्कस किया था और ये दोनों एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन थी। अब इन दोनों के पैरेलल रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन जो है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस सबसे पहले आज हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम स्क्यूनेस को भी आज डिस्कस करेंगे। एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन में जब दो या दो से ज़्यादा डिफरेंट डेटा हों तो उनके अंदर आप लोगों ने वेरिएशन चेक करनी हो कि किस डेटे के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है या कम है। तो उसके लिए हमें ये ज़रूरी होता है कि वो दो या दो से ज़्यादा जो डेटे उनके यूनिट सेम हो। रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन का ये फ़ायदा है कि इसमें अब अगर हमारे पास दो या दो से ज़्यादा डेटा हैं और दो उन डेटाज के जो यूनिट हैं वो डिफरेंट हैं और उनकी वेरिएशन को हमने चेक करना है और उनमें कंपेयर करना है कि किस डेटे के अंदर वेरिएशन कम है या ज़्यादा है। फिर फर्दर हम उस डेटे को हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमें जब डिफरेंट यूनिट का डेटा हो तो उस सूरत में हमारे पास जो सूटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है वो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है और सबसे ज़्यादा कॉमनली जो यूज़ होती है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो इस स्लाइड में सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की डेफिनेशन और उसके जो फार्मूलाज हैं फॉर सैम्पल डेटा एंड पॉपुलेशन डेटा उनको डिस्कस किया गया है। The variability of two or more than two set of data cannot be compared unless we have a relative measure of dispersion। और ये वाली बात स्पेशली जब आपके पास यूनिट डिफरेंट हो। For this purpose, Carl Pearson introduced a relative measure of variation known as coefficient of variation, abbreviation CV, which express the standard deviation as percentage of the arithmetic mean of a dataset. Symbolically, it is defined as CV means the coefficient of variation is equal to S mean के standard deviation divided by x bar mean multiplied by 100 for sample data और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज इक्वल टू सिग्मा ओवर म्यू मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर पॉपुलेशन डेटा। तो चूँकि यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय किया गया 100 इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आप लोगों ने हमेशा परसेंटेज में लिखना है। एज द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज प्योर नंबर विदाउट यूनिट, ये मैंने आप लोगों को पहले बात बताई हुई है कि जो रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती हैं वो यूनिट लेस होती हैं। इट इज़ देयरफॉर यूज्ड टू कंपेयर द वेरिएशन इन टू आर मोर डेटा सेट और डिस्ट्रीब्यूशन दैट आर measured in different unit. Example, one may measured in hours and other in kilograms or rupees. A large value of coefficient of variation indicates that the variability is greater and a small value of the coefficient indicates less variability। यानी अगर तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लार्ज आती है तो इसका मतलब है कि डेटे के अंदर वेरिएशन ज़्यादा है या वेरिएबिलिटी ज़्यादा है, और अगर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की वैल्यू लेस आती है तो हम कहेंगे कि डेटे के अंदर वेरिएबिलिटी या वेरिएशन कम है। The coefficient of variation is also used to compare the performance of the two candidates or of two consistent is the performance of the candidate or player। या आप कह लें कि आपके पास अगर दो या दो से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट है और उनके रिजल्ट्स हैं और उनके दरमियान आप लोग चेक करना चाह रहे हैं कि किस डेटा किस एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट के अंदर ज़्यादा वेरिएशन है या कौन सा डेटा ज़्यादा कंसिस्टेंट है, तो उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे। Thus, it is used as a criteria for the consistent performance of the candidate or the player. It should be noted that this coefficient is unreliable when the arithmetic mean is very small।
इससे पहले जो मैंने आप लोगों की बात पहले भी बताई थी कि एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी, तो एक्यूरेसी एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कंसिस्टेंसी का ताल्लुक वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन या कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के साथ है। तो नॉर्मली कंसिस्टेंसी का ताल्लुक आपके सब्जेक्ट के साथ है, और आप लोग जब अपने एक्सपेरिमेंट करते हैं और उनके जो रिज़ल्ट आते हैं उसमें आप लोग कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हमारे पास जो ज़्यादा सूटेबल मेजर ऑफ डिस्पर्शन है वो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। नीचे एक एग्जांपल दी हुई है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के हवाले से। स्टेटमेंट इस तरह है, यूजिंग द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन डिटरमिन वेदर और नॉट देयर इज ग्रेटर वेरिएशन अमंग द प्राइसेस ऑफ द सर्टेन सिमिलर कमोडिटीज गिवन देन अमंग द लाइफ इन आर्स अंडर द टेस्ट, प्राइस इन रुपीज़, लाइफ इन आर्स। अब यहाँ पे आप देखें कि एक डेटा प्राइस का है और वो उसका यूनिट रुपीज़ है, और दूसरा लाइफ के रिलेटेड डेटा है और वो है लाइफ का जो यूनिट है वो है आर्स। तो अब इन दोनों डेटा के अंदर अगर आप लोगों ने वेरिएबिलिटी को या वेरिएशन को चेक करना है तो जस्ट अब्सोल्यूट मेजर डिस्पर्शन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस से नहीं कंपेयर कर सकते। अगर तो दोनों डेटा रुपीज़ के होते या दोनों डेटा का जो यूनिट है वो आर्स होता तो फिर तो आप लोग सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फाइंड करते तो आप लोग उसकी वेरिएशन को कंपेयर कर सकते थे या उस डेटे की कंसिस्टेंसी को चेक कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास देखें कि दोनों डेटा के यूनिट डिफरेंट है, इसलिए हम जो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस के पैरेलल रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन मीन के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इनके दरमियान वेरिएशन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे चूँकि दो डेटा दिए हुए हैं तो इट मीन कि आपके पास ये दो क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आप लोगों ने कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है प्राइस इन रुपीज़, और दूसरा है लाइफ इन आवर्स, इसके लिए अलग से कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करना है। और जिस डेटे के अंदर जिस डेटे का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा हम कहेंगे कि इस डेटे के अंदर वेरिएशन कम है, या अगर कंसिस्टेंसी की बात करेंगे तो हम कहेंगे कि ये वाला डेटा जो है जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है ये मोर कंसिस्टेंट है एज कंपेयर टू अदर डेटा जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा है। और इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट स्लाइड पे अवेलेबल है। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये एक अनग्रुप डेटा है, तो सबसे पहले आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला लिखें। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का जो फार्मूला है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। और इसके बाद आप लोगों ने मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का जो अनग्रुप डेटा का और सैम्पल डेटा के साथ जो फार्मूलाज हैं वो आप लोग लिखेंगे। एक्स बार क्या होता है, समेशन एक्स ओवर एन। तो समेशन एक्स फॉर प्राइस ऑफ कमोडिटी के डेटे में आपके पास जो समेशन एक्स है वो 92 है और एन जो है वो 5 है। तो इसका मतलब है आपके पास आंसर जो है 18.4 रुपीज़ आया है। इसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट। इसमें आप देखेंगे समेशन एक्स स्क्वायर की जो वैल्यूज़ है वो 1986 है डिवाइडेड बाय 5 माइनस समेशन एक्स डिवाइडेड बाय एन 92 डिवाइडेड बाय 5 और इसका स्क्वायर, और इसको आप सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आया 7.66। क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है इसलिए इसका यूनिट वही रुपीज़ ही रहेगा। इसके बाद कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 41.63। ये परसेंटेज का जो साइन इसलिए है क्योंकि आप फार्मूले में देखें तो मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ हुआ, तो इसलिए कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर आप लोगों ने हमेशा परसेंटेज में लिखना है। इसी पैटर्न पे ही लाइफ इन आर्थ का जो डेटा है वो आप एक कॉलम में y की वैल्यूज़ लिखेंगे और दूसरे कॉलम में y स्क्वायर का कॉलम जनरेट करेंगे और दोनों कॉलम का सम अप कर लेंगे। तो सबसे पहले y का फार्मूला लिखेंगे, y बार इज इक्वल टू समेशन y ओवर n, और फिर उसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो वो 211 आवर्स। इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आप अप्लाई करेंगे तो उसका आंसर है 78.38 आवर्स। इसके बाद आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर लाइफ इन आवर्स वाले डेटे का फाइंड कर लेंगे, अब वो है 37.15।
तो इट मीन कि जो वाई डेटा है यानी लाइफ इन आर, वो उस डेटे के अंदर वेरिएशन कम है क्योंकि उसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम है, यानी वो मोर कंसिस्टेंट डेटा है। तो नीचे आप देखें उनकी इंटरप्रिटेशन दी हुई है, वी सी दैट द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर प्राइस और कमोडिटीज इज लार्जर देन दैट फॉर द लाइफ इन अर्थ, hence the prices of certain similar commodities are showing greater variation than that among the life in earth under test। तो इस तरह ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह आप देखें कि एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 26, 27 ये इसके रिलेटेड हैं, दोनों अनग्रुप डेटा के रिलेटेड हैं और इसमें आप लोगों ने दोनों में कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करनी है। स्पेशली क्वेश्चन नंबर 27 का जो पी पार्ट है उसमें फर्स्ट पार्ट है हु इज़ बेटर एज रन गेटर और सेकंड पार्ट है हु इज़ मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। यानी आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि ये ए एंड बी दो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट हैं जो 10 टाइम्स परफॉर्म किए गए हैं। तो ए एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट और बी एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट में से वो कह रहे हैं कि कौन सा बेटर है एज ए रिज़ल्ट, और दूसरे में है कि मोर कंसिस्टेंट। जब बेटर की बात आए तो आप लोगों ने मैयर और सेंट्रल टेंडेंसी की बेस पे आप लोगों ने उसका डिसाइड करना है। जिसका मैयर यानी एवरेज ज़्यादा आएगी वो आप लोग कहेंगे कि ये बेटर है एज़ कंपेयर टू अदर एक्सपेरिमेंट। और जहाँ पे बात आएगी कंसिस्टेंट, तो जिस डेटे का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम आएगा वो डेटा या उस एक्सपेरिमेंट के जो रिज़ल्ट होंगे वो मोर कंसिस्टेंट होंगे एज़ कंपेयर टू अदर एक्सपेरिमेंट जिसके रिज़ल्ट की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज़्यादा आई है। इस स्लाइड पे स्क्यूनेस एंड सिमेट्रिकल को डिस्कस किया गया है। स्क्यूनेस एंड सिमेट्रिकल मीन कि आपके पास जो डेटा है वो स्क्यूड है या सिमेट्रिकल है। अगर आपके पास डेटा सिमेट्रिकल है तो उसका जो फर्दर एनालिसिस होता है वो एज़ कंपेयर स्क्यू डेटा ज़्यादा इजी है। तो जहाँ आप इसके ग्राफ के थ्रू पता चल सकता है कि ये सिमेट्रिक डेटा है, ये स्क्यू डेटा है, वहाँ आप कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी के थ्रू भी आप लोग चेक कर सकते हैं कि डेटा स्क्यूड है या सिमेट्रिकल डेटा है। तो सबसे पहले स्क्यूड डेटा और सिमेट्रिकल डेटा के बारे में बताया गया है स्लाइड में। अ डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द वैल्यूज equidistant from the mean have equal frequencies is defined to be symmetrical and any departure from the symmetry is called skewed। यानी मीन के राउंड अबाउट अगर आप लोगों के पास डेटा का की जो शेप है या जो उसका जो ग्राफ बनेगा अगर वो एक जैसा है तो सिमेट्रिकल है। अगर वो मीन से लेफ़्ट या राइट पे ज़्यादा डेटा डेविएट कर रहा है तो इट मीन कि डेटा आपके पास स्क्यूड है। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन अ perfectly symmetrical distribution the mean, median and mode coincide and that the two tails of the distribution are equal in the length from the mean। कि अगर किसी डेटे का मीन, मीडियन, मोड आपके पास सेम आ जाए तो हम कहते हैं कि ये डेटा सिमेट्रिकल डेटा है, ये इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल है। These values are pulled apart when the distribution departs from symmetry and consequently one tail becomes longer than the other। यानी अगर लेफ़्ट टेल राइट टेल से लॉन्गर हो या राइट टेल लेफ़्ट टेल से ज़्यादा लॉन्गर हो तो आपके पास जो डेटा होता है वो स्क्यू डेटा होता है। अब स्क्यू डेटा में दो तरह का होता है, एक पॉजिटिवली स्क्यू डेटा होता है और एक नेगेटिवली स्क्यू डेटा होता है। If the right tail is longer than the left tail, the distribution is said to have positively skewed. If the left tail distribution is longer than its right tail, it is said to be negative skewed or
to have negative skewness. In a positive skewed distribution, the mean is greater than median and median is greater than mode. That is mean greater than median greater than mode, यानी अगर मीन सबसे बड़ा है या मॉड सबसे कम है, मीडियन हमेशा मीन एंड मॉड के दरमियान में आता है, तो आपके पास जो डेटा होगा वो पॉजिटिवली सिक्योर्ड होगा। और नेगेटिवली सिक्योर्ड में आपके पास मॉड सबसे बड़ा होता है, मॉड की जो वैल्यू आती है, और मीन की जो वैल्यू आएगी वो सबसे कम होगी। और मीडियन पॉजिटिवली स्क्यूड की तरह नेगेटिवली स्क्यूड में भी मीडियन जब वो मॉड और मीन के सेंटर में आता है, तो इस सूरत में आपके पास जो डेटा होगा वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा। नीचे आप देखें तो आपके पास उसकी नेगेटिव और पॉजिटिव स्क्यूड भी दी हुई है। नेगेटिव स्क्यूड में आप देखेंगे जो लेफ़्ट टेल है वो लॉन्गर है दैन राइट टेल, तो ये नेगेटिवली स्क्यूड है। और अगर आप सेकंड ग्राफ में देखें तो पॉजिटिवली स्क्यूड में, तो उसमें आप देखेंगे लेफ़्ट टेल जो है वो राइट टेल से स्मॉलर है, तो ये पॉजिटिवली स्क्यूड की पिक्चर है, यानी डेटा आपके पास पॉजिटिवली स्क्यूड है। तो बेसिकली इस स्लाइड पे मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड के थ्रू डेटे की स्क्यूनेस या सिमेट्रिक अगर वो डेटा है तो उसके बारे में डिस्कस किया गया है, और उनके थ्रू हम डेटे की स्क्यूनेस एंड सिमेट्री जो है वो चेक कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के थ्रू हम चेक करेंगे कि डेटा अगर स्क्यूड है तो वो कितना स्क्यूड है, वो हाईली स्क्यूड है, वो पॉजिटिवली स्क्यूड है, वो नेगेटिवली स्क्यूड है। तो उसके लिए हम कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस के डिफरेंट फार्मूलाज हैं वो नेक्स्ट स्लाइड पे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप जो दो ग्राफ दिए हुए हैं वो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिए, तो उसके नीचे आप देखें द डिफरेंस बिटवीन द मेजर ऑफ लोकेशन बीइंग एन इंडिकेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ स्क्यूनेस आर द सिमेट्री is used as measure of skewness. A measure of skewness is defined in such a way that the measure should be zero when the distribution is symmetrical. यानी जब आपके पास डेटा सिमेट्रिकल हो तो उसमें मीन, मीडियन, मॉड सेम होता है। जब मीन, मीडियन, मॉड सेम हो तो उसमें आप लोगों के पास जो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस होता है बेसिकली वो ज़ीरो आता है। क्योंकि नीचे अगर आप फार्मूला डिफरेंट देखें तो उनमें एक फार्मूले में मीन माइनस मोड है, दूसरे फार्मूले में मीन माइनस मीडियन है। तो जब मीन, मोड एंड मीडियन सेम होंगे तो डेफिनेटली न्यूमरेटर में आपके पास आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो डिनोमिनेटर में अगर आपके पास कोई आंसर होगा भी सही तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस आपके पास ज़ीरो हो जाएगा। सेकंड पॉइंट है द मेजर शुड बी प्योर नंबर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। According to Meyer, the degree of skewness of a distribution are called Pearson introduced a coefficient of skewness denoted by Sk and defined by coefficient of skewness is equal to mean minus mode divided by standard deviation। यानी अगर आप लोगों के पास मीन माइनस मोड, मीन, मॉड एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यूज हो तो कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस डायरेक्ट आप इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। We know that the mode is sometimes ill-defined and difficult to locate by the simple method. It is therefore replaced by its equivalent from the empirical relation holding good in the moderately skewed distribution. The Pearsonian coefficient of skewness, ये एक सेकंड फार्मूला है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। जस्ट इस स्लाइड के अंदर आप लोगों ने इन फार्मूलाज को याद रखना और इसके मुताबिक अगर आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिए जाते हैं तो आप लोग इन फार्मूलाज को यूज़ करके डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। तो जो पेयरसोनियन कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस है उसका फार्मूला 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। द कोफिशिएंट यूजुअली वेरीज बिटवीन -3 एंड +3। तो ये बेसिकली इस फार्मूले से जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा वो -3 से लेकर +3 तक। अगर वो -3 की तरफ है यानी नेगेटिव है तो नेगेटिव स्क्यूड होगा, और अगर 3 है तो वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। एंड द साइन इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ स्क्यूनेस। द फार्मूला सेटिस्फाइज बोथ रिक्वायरमेंट कंसिडर्ड एसेंशियल फॉर द मेजर ऑफ स्क्यूनेस। इसके अलावा आपके पास जो बुक है उसमें 115 पेज पे
बॉलेज कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस का भी फार्मूला दिया हुआ है कि उसमें अगर आप लोगों के पास लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल और मीडियन अगर आपके पास अवेलेबल है तो फिर भी कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस आप लोग फाइंड कर सकते हैं। और कोफिशिएंट इस फार्मूले से कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस की वैल्यू बेसिकली -1 से लेकर 1 तक है। यानी अगर तो आपके पास माइनस रिज़ल्ट आ रहा है और -1 से कम है तो फिर आपके पास वो नेगेटिवली स्क्यूड होगा, और अगर वो 0 से ग्रेटर और 1 के दरमियान आ रहा है तो फिर आपके पास वो पॉजिटिवली स्क्यूड होगा। इसी के अलावा और भी कुछ फार्मूलाज हैं कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस के। बहरहाल आप लोग इनमें से कोई भी फार्मूला आप लोग यूज़ करके कोफिशिएंट ऑफ सिक्वेंस फाइंड कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पे क्लोज़ होता है और इस तरह हमारा ये चैप्टर भी आज क्लोज़ हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 11 सिंपल रिग्रेशन एंड कोरिलेशन वाला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।